बेंगलुरु सुबह 10 बजे। मरी रेस्टोरेंट ऑफिस के सामने 25 साल का बेहद हैंडसम लड़का क्रीम कलर की शेरवानी पहने खड़ा था। उसके हाथों में दो वरमालाएं थीं, जैसे उसकी पूरी दुनिया इन्हीं फूलों के धागों से बंधी हो। उसके चेहरे पर ऐसी रौनक, ऐसी मुस्कान थी कि कोई भी देखकर कह सकता था कि आज ये इंसान अपने जीवन का सबसे खूबसूरत दिन जीने वाला है। उसने मन ही मन कहा, बस कुछ पल और, उसके बाद तू हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, कभी नहीं। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए, उसकी मुस्कान फीकी पड़ने लगी और बेचैनी बढ़ने लगी। वह बार बार घड़ी की ओर देखता और खुद से बुदबुदाता, कहाँ रह गई यार तू? सब ठीक तो है ना? तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, अगला नंबर तुम्हारा है, रेडी रहो। लड़के ने हड़बड़ाकर कहा, सर प्लीज थोड़ी देर और वेट कर लीजिए। आदमी ने सख्त आवाज में कहा, देखो यहाँ सिर्फ तुम अकेले नहीं हो। अगर टाइम पर अंदर नहीं आए तो किसी और का नंबर लगा दूंगा। और ये कहकर अंदर चला गया। लड़के के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत फोन निकाला और उस लड़की का नंबर डायल किया। बार बार कॉल करता, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। हर बार रिंगिंग सुनकर उसकी बेचैनी और बढ़ जाती। क्यों फोन नहीं उठा रही? कुछ हुआ तो नहीं? कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई? उसके मन में अनगिनत ख्याल उमड़ने लगे। उसने ठान लिया, नहीं, अब मैं खुद जाकर ही उसे ले आऊंगा, चाहे कुछ भी हो। वह दौड़कर अपनी बाइक पर बैठा और तेजी से सड़क पर निकल पड़ा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, उसकी दुल्हन, उसका प्यार। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अचानक सामने से आ रही कार पर उसकी नजर नहीं पड़ी और धड़ाम उसका शरीर हवा में उछला और दूर जाकर सड़क पर गिरा। जब आँख खुली तो चारों ओर सफेद दीवारें थीं, नाक में दवाइयों की गंध थी, शरीर का हर हिस्सा दर्द से चिल्ला रहा था। वह कुछ बोलना चाहता था, पर होंठ कांप रहे थे। धीरे धीरे आंखें खोली, देखा वह हॉस्पिटल के बेड पर लेटा है। बगल में नर्स बैठी है। नर्स ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप करके मुस्कुराते हुए कहा, अब कैसा लग रहा है? लड़के ने बहुत मुश्किल से होंठ हिलाकर कहा, हाँ थोड़ा बेहतर। फिर अगलाती आवाज में पूछा, मेरा फोन कहाँ है? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, आप 4 दिन बाद होश में आए हैं, अभी रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। लेकिन मैं बार बार विनती करने लगा, प्लीज एक बार मेरा फोन दीजिए, मुझे देखना है। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया। नर्स ने फोन उसके कांपते हाथों पर रख दिया। उसने जैसे ही स्क्रीन ऑन की, व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन दिखा। जैसे ही उसने मैसेज खोला, उसकी आंखें भर आईं, चेहरा लाल हो गया, होंठ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कुछ ही सेकंड में रोने की आवाज गुस्से की दहाड़ में बदल गई। नहीं, ये झूठ है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जिसके लिए मैंने सब छोड़ दिया, उसी ने मुझे छोड़ दिया। मैंने तो सोचा था अब कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा, लेकिन तुमने तुमने तो मेरी पूरी दुनिया तोड़ दी। वह अचानक गुस्से में बिस्तर से उठ बैठा, हाथ लगने वाली हर चीज उठाकर फेंकने लगा। नर्स और डॉक्टर घबरा गए। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। उसने चिल्लाकर कहा, सुनो, अब मैं वही इंसान बनकर लौटूंगा जिससे तुम सबसे ज्यादा डरोगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें हर पल पछताना पड़ेगा। उसकी चीख सुनकर दो भाट भाई अंदर दौड़े और उसे पकड़ने लगे। कमजोर शरीर में अचानक अजीब सी ताकत आ गई थी। डॉक्टर ने जल्दी से इंजेक्शन लगाया। कुछ ही सेकंड में वह बेदम होकर चुपचाप लेट गया। कमरे में सिर्फ मशीनों की बीप बीप की आवाज रह गई और उसका टूटा हुआ सपना। मुंबई 5 साल बाद। शूटिंग सेट पर 27 साल की एक लड़की आईने के सामने खड़ी थी। उसके तन पर सिर्फ एक बाथरोब था और नजरों में जैसे हजारों कांटे चुभ रहे हों। वह खुद को गिन भरी निगाहों से देख रही थी। कुछ मिनट बाद, कैमरे के सामने सब उतारना है, ये मैं हूँ, यही मेरी जिंदगी है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जब वह इस शहर में पहली बार आई थी, उसने सपने देखे थे, एक अच्छी नौकरी, अपना घर, खुशियों भरी जिंदगी। लेकिन किसे पता था सिर्फ 2 दिनों में उसका संसार ऐसे बदल जाएगा। उसके मन में खौलता सवाल था, क्या यही मेरी कीमत है, मेरी मजबूरियों की? क्या मैं इतनी गिर गई हूँ? उसने होंठ काट कर खुद से कहा, नहीं, मैं टूटी नहीं हूँ, ये मजबूरी है। और मजबूरी को कभी भी हार मानने का हक नहीं होता। 2 दिन पहले शाम के 4 बजे, मुंबई रेलवे स्टेशन। सफेद सलवार में एक प्यारी सी लड़की ट्रेन से उतरी। थकी हुई थी, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। टैक्सी पकड़कर वह अपने घर की ओर निकली।
कुछ ही मिनटों में अपने फ्लैट के बाहर खड़ी हुई। गहरी सांस लेकर डोरबेल बजाई। दरवाजा खुलते ही एक अधेड़ उम्र की औरत ने उसे देखते ही बाहों में भर लिया। रेशमा जी, उसकी माँ। बरसा मेरी बच्ची। बरसा 27 साल, गोरा रंग, लंबे काले बाल, बड़ी आंखें, सुर्ख होंठ। सचमुच किसी हीरोइन से कम खूबसूरत नहीं थी। बरसा ने गले लगकर धीरे से पूछा, माँ पापा कहाँ हैं? रेशमा जी ने उसे अंदर लाया और आवाज लगाई, सुनिए, देखिए कौन आया है। अंदर से विशाल शर्मा जी भारी भरकम बक्सा उठाते हुए बाहर आए। ये देखकर बरसा और उसकी माँ घबरा गईं। बरसा ने झट से बक्सा उनके हाथ से लिया और बोली, पापा कितनी बार कहा है, आप भारी चीज मत उठाया कीजिए। आपकी हेल्थ पहले जैसी नहीं रही। विशाल जी ने हल्की सी मुस्कान दी। बेटी का कमरा साफ करना भी अब तकलीफ बन गया। बरसा ने उनका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया। पापा, मैंने वैसा बिल्कुल नहीं कहा। आप जानते हो ना, अगर आपको कुछ हो गया तो इस दुनिया में हमारे लिए आप ही तो सब कुछ हो। फिर शरारत भरे अंदाज में अखबार उनकी ओर बढ़ाया। अब आप आराम से बैठिए और पेपर पढ़िए। सफाई मैं और माँ कर लेंगे। विशाल जी ने अखबार लिया तो सही, लेकिन उनकी आंखों में कसक थी। तो यह तय हो गया है कि तुम्हारे पापा अब किसी काम के नहीं रहे? वर्षा ने झट उनकी गोद में सर रख दिया। पापा, ऐसा मत कहो। आपकी एक मुस्कान मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। रेशमा जी की आंखें भर आईं। कुछ देर बाद वर्षा ने माहौल बदलते हुए कहा, पापा आपको पता है, मैंने यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी में अप्लाई किया था। ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो गया था और उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। कल मुझे ऑफिस जाकर अपॉइंटमेंट लेनी है। सैलरी 30,000 पर मंथ। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन विशाल जी की आंखों में मुस्कान नहीं आई। वर्षा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ पापा, आपको अच्छा नहीं लगा? विशाल जी ने फीकी हंसी हंसी, कैसे खुश हो जाऊं बेटी, कभी हमारी कंपनी में सैकड़ों लोग काम करते थे। तुम्हारे साइंस से उनका भविष्य तय होता था, और अब मेरी बेटी किसी और के सामने 30,000 की सैलरी के लिए खड़ी होगी। ये सोचकर मेरा दिल टूटता है। वर्षा ने उनका हाथ पकड़ लिया। पापा, हर वक्त हवा एक ही दिशा में नहीं बहती। तब वक्त अलग था, अब अलग है। आज भले हमारे पास सब कुछ नहीं है, पर हमारे पास एक दूसरे का साथ है। यही सबसे बड़ी दौलत है। उसकी आवाज भले ही नरम थी, लेकिन मन के अंदर एक और ज्वालामुखी जल रहा था। जल्दी सब कुछ वापस होगा। जिसने हमारे साथ अन्याय किया, उसे सजा दिलाकर रहूंगी। पापा के चेहरे पर फिर वही मुस्कान लाऊंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। वर्षा के दृढ़ चेहरे को देखकर विशाल जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, मुझे माफ कर दो वर्षा, मेरी एक गलती ने तुम्हें यहाँ तक ला दिया। काश उस दिन तुम्हें रोकता नहीं, तो तुम्हारे साथ वो हादसा कभी नहीं होता। आज तुम हंस रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल के भीतर कितनी पीड़ा दबा कर रखी है। अतीत की यादें उन्हें अंदर तक हिला गईं। पसीना उनकी हथेलियों से टपकने लगा। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उनकी नजरें अनजाने में ही कहीं खो गईं। अगले दिन वर्षा सुबह ऑफिस के लिए तैयार थी। आईने में खुद को देखकर उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन ही मन वह बेचैन थी। पापा की हालत, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। नहीं वर्षा, खुद को संभालो। अब सब कुछ ठीक होगा। बस कुछ दिनों की बात है। वह गहरी सांस लेकर घर से निकल गई। करीब आधे घंटे बाद वह मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस कैंपस कपूर इंडस्ट्रीज के बाहर खड़ी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर जाकर रिसेप्शन पर अपना नाम बताया। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, 14 फ्लोर पर जाइए, आपको मिस्टर किरण से मिलना है। वर्षा लिफ्ट में चढ़ी। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी, उसके दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। आज का दिन मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होगा। पापा को भी प्राउड महसूस कराऊंगी। 14 फ्लोर पर उसका सामना किरण से हुआ, जो कंपनी के सीईओ का पीए था। किरण मुस्कुराकर बोला, नाइस टू मीट यू मिस वर्षा। आपका अपॉइंटमेंट लेटर रेडी है। बस ज्वाइनिंग से पहले इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दीजिए। वर्षा ने मुस्कुराकर पेपर्स लिए और पढ़ने लगी। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर माँ का नाम देखकर उसके हाथ कांप गए। उसने झट से कॉल कट कर दी और पेपर्स पर नजर डालने लगी, पर दोबारा फोन बजा। वर्षा ने मजबूर होकर झूठी मुस्कान के साथ किरण की ओर देखा। किरण ने नरम आवाज में कहा, इट्स ओके मिस वर्षा, यू कैन पिक द कॉल। वर्षा ने हल्के से सिर झुकाकर कहा,
सॉरी सर, और फोन उठा लिया। फोन उठते ही घर से माँ की रोती हुई आवाज आई, बरसा जल्दी आ जा बेटी, तेरे पापा। ये सुनते ही बरसा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या? माँ आप घबराओ मत, मैं अभी आती हूँ। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई। किरण ने उसे रोका। मिस वर्षा, पेपर्स। वर्षा ने बिना कुछ पढ़े हड़बड़ी में उन पर साइन कर दिया और वहां से भागी। किरण उन पेपर्स को लेकर अंदर गया। बॉस कुर्सी पर पीट किए बैठे थे। उन्होंने भारी आवाज में पूछा, उसने साइन कर दिया? किरण ने सिर झुकाकर कहा, जी सर। बॉस धीरे धीरे घूमे, पेपर उठाकर वर्षा के साइन को देखा और होठों पर एक तिरछी खतरनाक मुस्कान उभरी। उधर वर्षा टैक्सी लेकर अस्पताल पहुंची। मैं इमरजेंसी वार्ड के बाहर वेटिंग चेयर पर सिर झुकाए रो रही थी। वर्षा को देखते ही माँ दौड़ कर आई और उसे कस के गले लगा लिया। रेशमा जी की आवाज कांप रही थी, वर्षा कुछ कर, तेरे पापा को बचा ले बेटी, मैं अब और नहीं सह सकती। वर्षा की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने माँ का चेहरा थाम कर कहा, माँ कुछ नहीं होगा, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, वादा करती हूँ। उसी वक्त डॉक्टर बाहर निकले। वर्षा और उसकी माँ उनके पास दौड़ी। डॉक्टर, पापा कैसे हैं? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, उन्हें तुरंत सर्जरी की जरूरत है। वर्षा ने कांपते स्वर में पूछा, सर कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर, 10 लाख। यह सुनकर वर्षा की आंखें फैल गईं। उसके होंठ कांपने लगे। 10 लाख? उसके मुंह से हल्की सी हंसी निकली, पर उसमें दर्द था। हम तो किसी तरह 2 वक्त का खाना जुटा रहे हैं और आप कह रहे हैं 10 लाख? मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? डॉक्टर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, आई एम हेल्पलेस मिस वर्षा। अगर आप अपने पापा को बचाना चाहती हैं तो पैसे का इंतजाम कीजिए। ये कहकर वहां से चला गया। रेशमा जी फूट फूट कर रोने लगी। अब हम क्या करेंगे वर्षा? कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? तुम्हारे पापा? वर्षा ने माँ के आंसू पोंछे। आंखों से पानी तो बह रहा था, लेकिन उसकी आवाज में लोहे जैसी शक्ति थी। माँ आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करूंगी, चाहे जैसे भी हो। पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। वह गहरे ख्यालों में सड़क पर चल रही थी। आंसू गालों पर बह रहे थे और आंखें सामने कुछ देख ही नहीं पा रही थी। अचानक एक कार उनके बिल्कुल सामने आ गई। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। मैडम मरना है क्या आपको? आंखें खोल कर चलिए। वर्षा चौंकी और बिखरे बालों को ठीक करते हुए धीरे से बोली, सॉरी। वह थके हारे कदमों से मुड़ी और पास के रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गई। टेबल पर 2 हथेलियां रखकर उसने सिर झुका दिया। मनी मन बोली, भगवान मेरी मजबूरी समझो, मेरे पापा को बचा लो। मैं चाहे खुद को कितना भी गिरा दूं, पर उनके लिए लड़ूंगी। उसकी आंखों से आंसू टेबल पर टपक रहे थे और दिल में एक ही सवाल था, पैसे मैं कहाँ से लाऊं? रेस्टोरेंट वाला सीन। वर्षा आधे घंटे से उसी टेबल पर जमी थी, सिर झुका हुआ, आंखें सोनी सोनी सी, जैसे आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी हो। वह सचमुच एक डॉल बन गई थी, जिसे कोई भी उठाकर कहीं भी रख दे। तभी सामने वाली कुर्सी पर एक शख्स आकर बैठा। एक्सक्यूज मी मैम। आवाज सुनकर वर्षा होश में आई और सामने देखा। एक लगभग 32-33 साल का स्मार्ट आदमी उनके सामने था। उसने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाया। हाय, मेरा नाम रोहन है। वर्षा ने सूजी हुई आंखों से उसे देखा और बेजान आवाज में बोली, सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, मैं खुद मुसीबत में हूँ। रोहन ने थोड़ा झुककर धीमे स्वर में कहा, आपके चेहरे पर साफ लिखा है कि आपको पैसों की जरूरत है, मैं गलत तो नहीं कह रहा? वर्षा चुप रही। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। देखिए, मैं आपको जितने पैसे चाहिए उतने दिलवा सकता हूँ, बस बदले में मेरी मदद कर दीजिए। वर्षा के होंठ कांपे। उसने दर्द से भरी आवाज में कहा, मुझे 10 लाख चाहिए। क्या आप दिलवा सकते हैं? रोहन कुछ पल के लिए ठिठका। 10 लाख मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ। वर्षा की आंखों से आंसू बह निकले। ट्राई नहीं, मुझे चाहिए, मुझे पापा को बचाना है, बताइए क्या करना होगा? रोहन ने गहरी सांस ली। वह हिचकिचा रहा था। असल में मैं फिल्मों में डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ। हमारी मूवी में एक इंटीमेट सीन है जो हीरोइन करने से मना कर रही है, लेकिन वो सीन इस फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है। आप उसकी तरह ही दिखती हैं, हाइट, कलर, बॉडी लैंग्वेज, सब। वर्षा का दिल धड़क उठा। उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, क्या आप मजाक कर रहे हैं?
10 लाख किसी लड़की के कपड़े उतारने पर मिलेंगे? रोहन ने जल्दीबाजी में सफाई दी। नहीं नहीं, आपका चेहरा नहीं दिखेगा, सबको लगेगा कि भाई हीरोइन है। बस यही करना होगा। प्लीज समझिए, आपको 10 लाख मिलेंगे, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। वर्षा की आंखें छलक आईं। उसने अपने भीतर झांका। डर, शर्म, गुस्सा सब कुछ था, लेकिन अगले ही पल उसे पापा का चेहरा याद आया। ऑक्सीजन मास्क के नीचे लड़ती सांसें, माँ की बेबस आंखें। उसने होंठ भींचे और कांपती आवाज में कहा, ओके, मैं करूंगी। रोहन के चेहरे पर राहत और खुशी फैल गई। उसने तुरंत कॉल करके डायरेक्टर को बताया कि बॉडी डबल मिल गई है। शूटिंग सेट। जैसे ही वर्षा अंदर पहुंची, सब लोग उसे देखकर दंग रह गए। ये तो बिल्कुल हमारी हीरोइन जैसी है। वाह, क्या कॉपी है। कुछ लोग उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे। उनकी नजरें उसे चुभ रही थीं। वर्षा को लगा जैसे वह किसी मंडी में खड़ी एक चीज हो। उसके मन में घृणा और डर की लहर दौड़ गई। रोहन ने उसे चेंजिंग रूम में छोड़ते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। वर्षा बाथरूम को कसकर पकड़कर खड़ी थी। आईने में खुद को देख रही थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। यह मैं हूँ या कोई और? क्या वाकई में अपने पापा के लिए यह सब करने जा रही हूँ? उसने बेमन से होठों पर हल्की हंसी लाई, पर अगले ही सेकेंड आंसू ढलक पड़े। लड़कियां इस हालत से डरती हैं। मर्दों के सामने निर्वस्त्र होना उनके लिए मौत जैसा होता है। और मुझे अभी इतने मर्दों के सामने जाना है। उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर उसने आंखें बंद की और पापा का चेहरा सामने आ गया। उनकी धड़कती सांसें, माँ के कांपते हाथ। उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, कोई बात नहीं वर्षा, ये तुम्हें पापा के लिए करना ही होगा। करो और निकल जाओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और दरवाजा खोलने ही वाली थी कि बाहर से अचानक हड़कंप मच गया। काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड जैसे आदमी पूरे सेट को खाली करवा रहे थे। लाइट्स ऑफ होने लगी, लोग इधर उधर भाग रहे थे। वर्षा ने दरवाजा हल्का सा खोला और चौंक कर बाहर झांका। ये क्या हो रहा है? तभी दरवाजे से एक शख्स अंदर आया। वह लंबा, 6.2 फुट, हैंडसम, गोरे चेहरे पर ठंडा सा सख्त भाव, ब्लैक एंड व्हाइट बिजनेस सूट, आंखों पर सनग्लासेस। उसकी चाल में एक अजीब सी ताकत थी, मानो पूरा सेट उसकी मौजूदगी से कांप गया हो। वर्षा की धड़कन रुक गई। उसने कुछ सेकंड तक उसे गौर से देखा और फिर पहचान लिया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, होंठ कांपे और उसके मुंह से बस इतना निकला, अर्जुन। अर्जुन आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा था। सन ग्लासेस उसकी आंखों को ढक रहे थे, मगर उसके भीतर का गुस्सा उन काले शीशों से भी झलक रहा था। वर्षा को पता ही नहीं चला कि उसकी हर हरकत अर्जुन की पैनी निगाहों में कैद हो चुकी थी। वर्षा हैरानी से अर्जुन को देख रही थी, लेकिन उसके साथ खड़े किरण को देखकर और भी ज्यादा हैरान रह गई। किरण, कपूर इंडस्ट्री के सीईओ का पीए, और यहाँ अर्जुन के साथ? ये कैसे हो सकता है? किरण सीधा वर्षा के पास आया और सख्त लहजे में बोला, जब तक आप हमारी कंपनी में काम कर रही हैं, आप किसी और के लिए काम नहीं कर सकती। ये कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है और हमारे बॉस इससे नफरत करते हैं। वर्षा की आंखें भौचक्की रह गईं। उसने कांपते होठों से कहा, बॉस? मिस्टर किरण, आप क्या कह रहे हैं? और ये? अर्जुन की ओर इशारा करती है। ये मेरे बॉस हैं। वर्षा का कंफ्यूजन चरम पर था। अर्जुन बॉस? अर्जुन कपूर इंडस्ट्री का सीईओ? वह हैरान रह गई। वर्षा के चेहरे पर जैसे शौक की तस्वीर उभर गई थी। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ व्यंग से कहा, इतना मत चौंको वर्षा, शहर बदलकर, नाम बदलकर और यहाँ आकर रहने से किसी की सच्चाई नहीं बदलती। तुम भूल गई बेंगलुरु में क्या हुआ था? तुम्हारी हर काली सच्चाई, हर कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। मिस अनु, यही है ना तुम्हारा असली नाम? उसके शब्द वर्षा के दिल पर तीर की तरह लगे। वर्षा ने हैरानी और दर्द से भरी आंखों से अर्जुन को देखा। उसका सीना भर आया। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मेरा नाम वर्षा है, मैं कोई अनु नहीं हूँ। उसने कांपती आवाज में कहा, और मुझे ये जॉब नहीं करनी। मैं अभी यहीं छोड़ रही हूँ। अर्जुन ने धीरे धीरे उठा और उसकी ओर बढ़ गया और उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए ठंडी हंसी के साथ बोला, झूठ मत बोलो, मेरे सामने तुम्हारा झूठ कभी नहीं टिकता। क्या हुआ? एक्स बॉयफ्रेंड के नीचे काम करना अच्छा नहीं लगता? वर्षा की आंखों में आंसू भर आए। वह चुप रही।
उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। अर्जुन ने आगे कहा, सुन लो, अब तुम ये जॉब क्वाइट नहीं कर सकती। वर्षा ने उसकी ओर उलझन से देखा। क्या मतलब? अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम पहले ही कंपनी के पेपर्स पर साइन कर चुकी हो। अगर तुम कंपनी छोड़ना चाहती हो तो 25 लाख का कंपनसेशन देना होगा। 25 लाख? वर्षा का चेहरा सुन पड़ गया। मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगी? अर्जुन की नजरों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। वर्षा की बेबसी देखकर उसके चेहरे पर धीमी स्माइल फैल गई। उसने इशारा किया। एक लड़की पास आई और वर्षा के हाथ में एक पेपर बैग थमा दिया। वर्षा ने हैरानी से बैग की ओर देखा। ये क्या है? अर्जुन ने शांत लेकिन आदेश भरे स्वर में कहा। जल्दी से पहन लो, तैयार हो जाओ। तुम मेरे साथ चल रही हो? वर्षा ने कंफ्यूजन से पूछा। लेकिन अब तो ऑफिस जाने का भी वक्त नहीं है। और ये बैग में साड़ी देखकर रुक गई। मैं ये पहनकर तुम्हारे साथ कहाँ और क्यों जाऊं? अर्जुन का स्वर ठंडा था लेकिन सख्त था। तुम्हें सवाल पूछने का हक नहीं है। वर्षा गुस्से से भर गई। क्यों नहीं है? मैं तुम्हारी कर्मचारी हूँ, गुलाम नहीं। मेरा काम सिर्फ ऑफिस तक है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। अर्जुन पास झुकते हुए धीमी आवाज में बोला, तुम अभी मेरे साथ मेरे फैमिली डिनर पार्टी में चल रही हो और यह कोई रिक्वेस्ट नहीं है, आदेश है। वर्षा तिलमिलाकर बोली, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं सिर्फ तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ। मेरा काम ऑफिस का है, तुम्हारा पर्सनल नहीं। अर्जुन ने होठों पर व्यंग भरी मुस्कान लाई। ऑफिस के काम के बाद तो मेरे पर्सनल काम भी करोगी? क्योंकि वह ठहर कर धीरे धीरे बोला, अब तुम मेरी पपेट हो। तुमने अपने ऊपर का पूरा कॉपीराइट मेरे नाम कर दिया है। वर्षा का दिल धड़क उठा। किरण आगे आया और उसकी ओर एक पेपर बढ़ा दी। वर्षा ने कंफ्यूजन में उस पेपर को हाथ में लेकर देखा। पढ़ते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। नहीं, यह कॉन्ट्रैक्ट मैंने इस पर साइन नहीं किया। तुमने तुमने धोखे से मुझसे ये सब साइन करवा लिया। अर्जुन ठंडी हंसी हंसा। धोखा या सच, फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इतना है कि अब तुम मेरे इशारों पर नाचोगी। तुम्हें मानना ही होगा वर्षा, मेरे हर एक शब्द को। वह धीरे से अपना फोन निकालता है, किसी नंबर पर कॉल लगाता है और स्पीकर ऑन कर देता है। दूसरी तरफ से फोन उठाकर एक शख्स ने कहा, जी सर। अर्जुन ने धीमी लेकिन दबंग आवाज में पूछा, सुबह मैंने एक पेशेंट के बारे में बात की थी आपसे? डॉक्टर ने तुरंत जवाब दिया, हाँ जी सर, विशाल पांडे। उनके ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। सिर्फ 1 घंटे बाद उनका ऑपरेशन है। आप चिंता मत कीजिए सर, शहर के बेस्ट सर्जन ऑपरेट करने वाले हैं। अर्जुन की आंखें ठंडी लेकिन धारदार हो गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर मैं कहूँ कि ऑपरेशन को होल्ड करो तो? फोन की दूसरी तरफ से डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सर हम तो होल्ड कर लेंगे, लेकिन पेशेंट की गारंटी नहीं। उनके साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। उनका ऑपरेशन बहुत जरूरी है और वो भी तुरंत। अर्जुन ने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए लेकिन बेहद सख्त लहजे में कहा, होल्ड इट, आई विल जस्ट गेट बैक टू यू। बिना डॉक्टर की आखिरी बात सुने उसने कॉल काट दिया। फिर सीधा वर्षा की आंखों में घूर कर बोला, सुना तुमने? डॉक्टर ने साफ कहा, अगर ऑपरेशन टला तो तुम्हारे पापा की जान भी जा सकती है। वर्षा की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। उसके होंठ कांप रहे थे पर आवाज गले में अटक गई। अर्जुन ने एक कदम और पास आया। उसकी आवाज में दबाव था। अभी भी वक्त है, सोच लो। अगर तुम्हें अपने पापा की जान प्यारी है तो मेरी शर्त मान लो। ये कहकर वह ठंडी मुस्कान के साथ वहां से चला गया। अर्जुन के जाते ही वर्षा जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके पैर जमीन में धंस गए थे, शरीर कांप रहा था। उसी वक्त रोहन वहां आया। उसने कड़क आवाज में कहा, अब आपकी जरूरत नहीं है, आप जा सकती हैं। वर्षा ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ? रोहन ने भारी सांस लेकर कहा, वो हीरोइन सीन को खुद करने के लिए तैयार हो गई है। असल में वो पैसे भी खुद देने को तैयार थी जो आपको मिलने वाले थे। अब जब वो तैयार है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी, आप जा सकती हैं। वर्षा की आंखें भर आईं, होंठ खुले लेकिन आवाज बाहर ही रह गई। बिना कुछ कहे वह धीरे धीरे चेंजिंग रूम में गई, अपना कॉस्ट्यूम बदला और भारी कदमों से बाहर निकली। जैसे ही बाहर आई उसके फोन की स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। उसने आंखें कसकर बंद की, जैसे पूरी हिम्मत बटोर रही हो। फिर कॉल उठाया। हाँ माँ, उसने थरथराती आवाज में कहा। रेशमा जी की रोती हुई आवाज उभरी, वर्षा तुम्हारे पापा की तबीयत फिर बिगड़ गई है।
मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। वर्षा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह टैक्सी में बैठकर सीधे अस्पताल की तरफ भागी। अस्पताल पहुंचते ही उसने देखा पापा स्ट्रेचर पर पड़े हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और चारों तरफ अफरा तफरी मची है। डॉक्टर उसके सामने आए और बोले, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर पैसों का इंतजाम तुरंत नहीं हुआ तो हमारे हाथ बंधे हैं। वर्षा का दिल फट पड़ा। उसने गुस्से और दर्द से भरे स्वर में चिल्लाया, आप लोग डॉक्टर हैं, आपकी ड्यूटी है जान बचाना, लेकिन आप तो पैसों के पीछे पड़े हैं। डॉक्टर ने बेबस आंखों से कहा, मैडम हमें पता है, लेकिन हम भी सिर्फ एम्प्लॉय हैं। हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आई एम हेल्पलेस। वर्षा के कदम डगमगा गए। उसका दिल टूट चुका था। उसकी आंखों के सामने एक ही चेहरा घूम रहा था, अर्जुन का। उसकी सख्त आवाज कानों में गूंज रही थी, अगर तुम्हें अपने पापा की जान प्यारी है तो मेरी शर्त मान लो। वर्षा की आंखें बंद हो गईं। उसके भीतर तूफान मच रहा था। सवाल एक था, क्या पापा की जान बचाने के लिए उसे अपनी जिंदगी दांव पर लगा देनी चाहिए? मुंबई के किसी दूसरी ओर एक 5 स्टार होटल में प्राइवेट डाइनिंग एरिया में एक अधेड़ उम्र का आदमी बिजनेस सूट पहने अपने 2 बच्चों के साथ बैठा था। उसके सामने 23 साल की लड़की और 18 साल का लड़का, उसकी बेटी आकृति और बेटा रियान, बार बार दरवाजे की ओर देख रहे थे, जैसे किसी का इंतजार उनकी सांसों को रोक कर रहे हों। संजय कपूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है उसे आने में वक्त लगेगा, तुम दोनों डिनर शुरू करो, वह ज्वाइन कर लेगा। लेकिन आकृति ने तुरंत इनकार किया, नहीं पापा, हम सब एक साथ ही डिनर शुरू करेंगे। आपको याद है ना, मैं सबको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी फैसले पर अडिग हो। रियान भूख से तड़पते हुए बोला, दी प्लीज, मुझे और इंतजार नहीं हो रहा, अगर वह आएगा तो ज्वाइन कर लेगा, पहले मुझे खाने दो। आकृति ने उसके हाथ पर हल्की सी चोट मारते हुए कहा, ना बाबा ना, जब तक वह नहीं आता कोई भी चीज तुम छू भी नहीं सकते। रियान मुंह फुलाकर बैठ गया। संजय जी ने बीच बिचाव करते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, अभी भी छोटे बच्चों की तरह लड़ाई मत किया करो। उन्होंने फोन उठाया और कहा, चलो उसे कॉल करता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक पहुंचा। तभी रियान उछल पड़ा, उसकी जरूरत नहीं है पापा, अर्जुन भाई आ गए। जैसे ही दरवाजा खुला और अर्जुन अंदर आया, सबके चेहरों पर मुस्कान खिल गई, लेकिन सबसे बड़ी मुस्कान आकृति के होंठों पर थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मानो कानों तक सुनाई दे रही हों। उसने मन ही मन कहा, सिर्फ कुछ मिनट की बात है रियान, आज के बाद तुम्हें उसे भाई नहीं बुलाना पड़ेगा। अर्जुन को देखते ही आकृति की आंखें जैसे कई कोस तक बह गईं। उसका मन, उसका दिल उसी पर अटक गया। रियान ने शरारती अंदाज में कहा, अब अर्जुन भाई आ गए हैं तो डिनर शुरू कर सकते हैं ना? लेकिन आकृति तुरंत खड़ी हो गई और बोली, रुको, पहले मैं अपना सरप्राइज बताऊंगी। उसने बोलने के लिए पहले अर्जुन की ओर देखा और उसकी निगाहों में जैसे एक इजहार छुपा था। 5 दिन पहले अर्जुन ऑफिस से लौटकर कमरे में कपड़े बदल रहा था। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसे कसकर ढक कर लिया। वह चौंक गया, शीशे में देखा तो यह आकृति थी। उसका चेहरा हैरान और गुस्से से भर गया। उसने झटके से आकृति को अपने से अलग किया और पलटकर बोला, ये क्या कर रही हो तुम आकृति? लेकिन आकृति ने फिर से उसे पकड़ने की कोशिश की और हौले से कहा, क्या कर रही हूँ अर्जुन? तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ? आई लव यू। अर्जुन की नसों में गुस्सा दौड़ गया। आकृति, कितनी बार समझाया है, तुम मेरे लिए बहन जैसी हो और तुम ये कैसे सोच सकती हो? आकृति के चेहरे पर चोट लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में जिद चमक रही थी। नहीं अर्जुन, मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि तुम मेरे भाई हो। मैं तुम्हें कभी भाई मान भी नहीं सकती। सच यह है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। अर्जुन ने सख्ती से कहा, लुक आकृति, तुम अभी बच्ची हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज बाहर जाओ। लेकिन आकृति एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर हिम्मत भरी हुई थी। मैं बच्ची नहीं हूँ अर्जुन, आई एम 23 नाउ। मैंने ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया है और पापा भी अब मेरी शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी नहीं करने वाली। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। आकृति ने उसकी आंखों में देखते हुए और गहरी बात कही, याद है ना, 5 दिन बाद मम्मी का बर्थडे है, उस दिन जब हम सब डिनर पर होंगे, तब मैं पापा के सामने सब कह दूंगी, सबको बता दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी सिर्फ तुमसे ही करना चाहती हूँ।
वह ठहर कर मुस्कुराई, जैसे जीत की घोषणा कर रही हो। और तब देखती हूँ अर्जुन, तुम कैसे इनकार कर पाओगे। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसकी आंखें गुस्से और उलझन से भर गईं। उसने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर दे मारा। उसका दिल चीख रहा था, आकृति को मैंने हमेशा सगी बहन से बढ़कर माना है, और वह मुझसे शादी शादी के बारे में सोच कर ही खून खौल जाता है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक और डर था कि अगर सचमुच आकृति सबके सामने यह राज खोल देगी तो क्या होगा। प्रेजेंट में आकृति अर्जुन को देख रही थी। उसकी आंखों में डर और हिम्मत दोनों साथ साथ थे। वह अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, पापा, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह गलत नहीं लगेगा। संजय जी ने बेटी की आंखों में झांकते हुए हल्की मुस्कान दी। मुझे यकीन है मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, और जब बड़ा इंसान कोई फैसला करता है तो गलत नहीं हो सकता है। बोलो, क्या कहना चाहती हो। आकृति ने गहरी सांस ली। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहने ही वाली हो। लेकिन तभी अर्जुन ने अचानक कहा, सर, मुझे भी एक बहुत जरूरी बात बतानी है। सबकी नजरें अर्जुन पर टिक गई। आकृति का दिल धक धक करने लगा। उसे लगा अर्जुन अभी सबके सामने उसे एक्सेप्ट करने वाला है। संजय जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है अर्जुन, आज तो दो दो सरप्राइज मिल रहे हैं। कहीं तुम्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं मिला, उसी के बारे में बात करने वाले हो। अर्जुन की नजरों में एक अलग चमक थी। वह धीमे स्वर में बोला, नहीं सर, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बात है, और आज मैं उसे छुपाना नहीं चाहता। हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थमसी गईं। तभी एक लड़की डिनर एरिया में दाखिल हुई। धीरे धीरे चलती हुई वह अर्जुन के पीछे आकर खड़ी हो गई। कुछ पल सब समझ ही नहीं पाए। फिर उस लड़की ने धीरे से अपने हाथ अर्जुन के कंधे पर रख दिए। यह देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक बड़ी सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने भी अपना हाथ उठाकर उस लड़की के हाथ पर रख दिया। सबकी नजरें उस लड़की की ओर उठी। वह वर्षा थी। सन्नाटा और गहरा हो गया। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है। फ्लैशबैक, कुछ मिनट पहले वर्षा अपने कमरे में घबराई बैठी थी। उसके पापा की हालत बहुत सीरियस थी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि ऑपरेशन तुरंत जरूरी है। वर्षा की आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। तभी उसे अर्जुन की बातें याद आई। अगर तुम्हें अपने पापा को बचाना है तो मेरी बात माननी होगी। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। वर्षा कांप उठी, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और किरण को कॉल किया। मैं तैयार हूँ, बस मेरे पापा। किरण की ठंडी आवाज आई, जैसे ही तुम मेरे रेस्टोरेंट पहुंचोगी ऑटोमेटिकली डॉक्टर को कॉल चला जाएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस वैसा ही करो जैसा कहा गया है। वर्षा ने आंखें बंद कर ली। उसका दिल जैसे टूटकर बिखर गया। प्रेजेंट, अर्जुन ने गहरी सांस ली और सबकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने शादी कर ली है। ये सुनकर संजय जी पहले तो हक्का बक्का रह गए, लेकिन फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अर्जुन, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। रेहान तो खुशी से उछल पड़ा। वह अर्जुन के पास आया, उसे गले लगाया और बोला, कांग्रेचुलेसन भाई। फिर वर्षा की तरफ देखते हुए मुस्कुराया, वाह, भाभी तो बहुत प्यारी हैं। रेहान ने शरारत से आकृति की तरफ इशारा किया। देखो दीदी, अर्जुन भाई ने शादी कर ली और हमारी भाभी कितनी क्यूट है। लेकिन आकृति के दिल में तूफान मच चुका था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने वर्षा को गुस्से और तिरस्कार से देखा। कैसे कैसे अर्जुन मुझे ठुकराकर इस अजनबी लड़की को चुन सकता है। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ। आकृति के मन में सवालों का तूफान था। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। वर्षा मजबूर थी, उसे अपने पापा को बचाना था। उसके सामने कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह अर्जुन की बात मानेगी। जैसे उसने कहा था वैसे ही खुद को उसके हवाले कर देगी। लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग थे। अर्जुन ने शादी कर ली है, यह सुनकर संजय जी और रियान की आंखों में चमक आ गई। दोनों सचमुच खुश नजर आए, लेकिन वहीं पास बैठी आकृति गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींचे अर्जुन और वर्षा को घूर रही थी। कैसे कर सकता है अर्जुन मुझसे बचने के लिए, वो भी इस अनजान लड़की से शादी। उसके भीतर ज्वालामुखी फूट रहा था। अर्जुन ने धीरे से वर्षा का हाथ थामा और उसे अपने बगल में बैठा लिया। संजय जी ने गला साफ करते हुए कहा, तुमने कभी बताया क्यों नहीं इसके बारे में। अर्जुन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा,
बहुत बार सोचा अंकल, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि इस बारे में कोई जाने। फिर संजय जी ने सीधे वर्षा से पूछा, बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वर्षा ने झिझकते हुए कहा, वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। संजय जी के होठों पर बस वो निकला। उन्होंने एक पल रुककर फिर पूछा, और शादी के बारे में घर वालों को पता है? वर्षा की आंखें हल्की नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, नहीं अंकल, आजकल उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है। मैं नहीं चाहती ये सब जानकर उन्हें कोई झटका लगे। आई होप आप समझ रहे हैं। अंकल जी ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तभी आकृति ने व्यंग से कहा, अगर तुम्हें अपने पापा से इतना ही प्यार है तो उनकी परमिशन लेकर ही शादी कर सकती थी ना। उस सवाल पर वर्षा की जुबान जैसे थम गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ कसकर थामा और कहा, वर्षा तो कह रही थी कि घर में बात करके ही शादी करेंगे, लेकिन मैंने ही कहा कि अब इंतजार नहीं होता, बहुत इंतजार हो चुका है। ये कहते हुए अर्जुन ने सबके सामने वर्षा के हाथों को चूम लिया और उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा। दोनों की आंखों में वही जज्बात तैर रहे थे, डर, मोहब्बत और अनकही बातें। ये देखकर आकृति के भीतर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं। संजय जी ने माहौल को सामान्य करने की कोशिश की। गला साफ करते हुए बोले, कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हारे घर जाकर बात कर सकता हूँ। वर्षा चौंक गई। अंकल आप? संजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, मुझे नहीं पता अर्जुन ने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया है, लेकिन अर्जुन मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। अगर यह ना होता तो मेरा बिजनेस शायद मैं आज सड़क पर होता। अर्जुन ने तुरंत बात काट दी। नहीं अंकल, ये सब आपका ही भरोसा था। अगर आप उस दिन मुझे मौका नहीं देते तो मैं भी कहीं खो गया होता। दोनों के चेहरे पर पुरानी यादों की कृतज्ञता झलक रही थी। वर्षा ने धीमी आवाज में कहा, मैं समझ सकती हूँ आप दोनों के जज्बात, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यह बात मैं खुद अपने पापा को बताऊं, सही वक्त देखकर। सब सच बता दूंगी। उसके शब्दों में डर भी था और दृढ़ता भी। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। तभी रियान ने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर आप लोगों की भावुक बातें हो गई हों तो क्या आप खाना शुरू करें? सच में बहुत भूख लगी है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें रोका किसने है? रियान ने शरारती नजर से आकृति की तरफ देखा और बोला, लेकिन इसे भी तो कुछ कहना था। चलो आकृति, तुम भी बोल लो, वरना मैं खाना कैसे शुरू करूं? आकृति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने झटके से कहा, अभी मुझे कुछ कहना नहीं है, खा लो। बस इतना सुनते ही रेहान प्लेट पर टूट पड़ा। सब खाना खाने लगे, लेकिन माहौल दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ हंसी मजाक, दूसरी तरफ आकृति की जलन। वर्षा की प्लेट में खाना रखा था, लेकिन उसकी नजरें घड़ी पर टिकी थीं। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, पापा कैसे होंगे? उन्हें देखे बिना चैन नहीं मिलेगा। कुछ मिनट बाद संजय जी, आकृति और रेहान तीनों वहां से निकल गए। अब सिर्फ अर्जुन और वर्षा बचे थे। अर्जुन कुछ कहता उससे पहले ही वर्षा अचानक खड़ी हो गई और बोली, जैसा तुमने कहा था मैं आ गई, अब मुझे जाना है। वह तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अचानक अर्जुन ने चुटकी बजाकर उसे रोक लिया। उसकी आवाज में आदेश था, क्या मैंने तुम्हें बाहर जाने की परमिशन दी है? वर्षा हैरानी से मुड़कर अर्जुन को देखने लगी। उसकी आंखों में सवाल थे और होठों पर खामोशी। अर्जुन उसकी तरफ बढ़ते हुए ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम मेरी पपेट हो, मेरी डोरियों से बंधी हुई। मेरे इशारों पर चलना सीखो। यहाँ ये नियम नहीं चलेगा कि जब चाहो आओ, जब चाहो चली जाओ। मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। वर्षा ने कांपती आवाज में कहा, तो क्या मैं अब जा सकती हूँ? अर्जुन ने उसे गहरी नजरों से घूरा और तीखे स्वर में कहा, ऐसे नहीं, आई हाउ न्यू, मुझसे रिक्वेस्ट करो, वो भी रिस्पेक्ट के साथ। वर्षा की आंखों में आंसू भर आए। मजबूरी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, सर, अगर मेरा यहाँ काम हो गया हो तो क्या मैं जा सकती हूँ प्लीज? अर्जुन ने मुंह बनाते हुए ठंडी हंसी हंसी। तुम्हारी रिक्वेस्ट उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी जा सकती हो, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी शक्ल देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वर्षा ने होठ काटते हुए सिर झुका लिया और मुड़कर बाहर जाने लगी, लेकिन तभी अर्जुन ने फिर आवाज लगाई, रुको। वह ठिठक कर खड़ी हो गई। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, कल हमारी शादी का रजिस्ट्रेशन है, वक्त पर आना। ऐसे नहीं, दुल्हन की तरह रेडी होकर और वरमाला लिए खड़ी रहना, मेरा इंतजार करते हुए। वर्षा ने उलझन में पूछा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तो अब इसकी क्या जरूरत है?
अर्जुन की आंखों में ठंडा गुस्सा उतर आया। कितनी बार समझाऊं, तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं है। और याद रखना, अगर कल किसी भी हाल में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो मुझे डॉक्टर को कॉल करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। उसके शब्दों ने वर्षा का दिल काट कर रख दिया। उसने तुरंत कहा, हाँ, मैं आ जाऊंगी। अर्जुन हल्की हंसी के साथ बोला, हो सकता है मैं ही ना आऊं। तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूं मैं। बहुत काम होते हैं मुझे। ऐसी बेकार चीजें अक्सर भूल जाता हूँ। तो हाँ, तुम्हें खुद मुझे कॉल करके याद दिलाना होगा। करोगी कॉल या फिर छोड़ दोगी? ये तुम्हारे पापा के लिए तुम्हारे प्यार पर डिपेंड करता है। वर्षा की आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सिर्फ इतना कहा, ठीक है। फिर वह इजाजत लेकर बाहर निकल गई। जैसे उसने रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला, तेज बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टकराईं। उसने कैब और ऑटो चेक किया, लेकिन एक भी गाड़ी उपलब्ध नहीं थी। तभी उसकी आंखों के सामने से अर्जुन की कार गुजरी। न उसने गाड़ी रोकी, न ही पूछा कि उसे लिफ्ट चाहिए। वर्षा वहीं खड़ी रह गई। कुछ मिनट बाद बारिश थोड़ी हल्की हुई तो वह पैदल ही सड़क पर निकल गई। तभी उसने सामने से आती एक टैक्सी को रोका। मैं हाँफती हुई बोली, सर, मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल पहुंचना है। प्लीज ड्रॉप कर दीजिए। ड्राइवर ने झिझकते हुए कहा, मैम, पीछे पहले से पैसेंजर है। 1 मिनट, उनसे पूछता हूँ। उसने पीछे बैठे शख्स की ओर देखा। वह आदमी लैपटॉप पर बिजी था, किसी ऑनलाइन मीटिंग में। ड्राइवर ने धीरे से कहा, सर, लड़की अकेली है, अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना चाहती है। अगर आप बुरा ना माने तो। उस शख्स ने बिना ज्यादा देखे हल्के इशारे में ओके कहा। ड्राइवर ने तुरंत वर्षा को बैठने का इशारा किया। मैम, आइए, बैठ जाइए। वर्षा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक यू सो मच भाई। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं थैंक यू, पीछे बैठे सर को बोलिए। वर्षा ने पीछे मुड़कर देखा, पर वह शख्स अभी लैपटॉप में बिजी था। वर्षा ने सोचा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, और चुप हो गई। कुछ देर बाद वह आदमी मीटिंग खत्म करके बोला, आई विल बी देयर विद इन 20 मिनट्स। बारिश और ट्रैफिक है तो थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तब तक आप लोग ब्रेक ले लीजिए। यह कहकर उसने लैपटॉप बंद कर दिया। बारिश हल्की होते ही वर्षा ने खिड़की का शीशा नीचे किया और बाहर से आती ताजा हवा को महसूस किया। बूंदों की कुछ छींटें पीछे बैठे शख्स पर भी पड़ गईं। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी वर्षा ने बालों को कान के पीछे किया। उसके झुमकों की खनक और कंगनों की धीमी आवाज सुनकर वह चुप हो गया। उसका चेहरा साफ दिखा नहीं, लेकिन उसकी सादगी और उस पल की मासूमियत ने उसे थाम दिया। वह एकटक उसे देखता रह गया। कुछ ही देर में टैक्सी हॉस्पिटल के सामने रुक गई। वर्षा ने उतरते हुए पूछा, भाई, कितना हुआ? ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, रहने दीजिए मैम, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्षा ने झुककर कहा, थैंक यू। और सर, आपको भी थैंक यू। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की ओर बढ़ गई। पीछे बैठे शख्स ने उसकी आवाज़ सुनी, उसकी एक झलक देखी। दिल में अचानक एक अजीब सी हलचल उठी। ये लड़की, कहीं मैंने इसे पहले तो नहीं देखा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोचता या दोबारा देखता, वर्षा हॉस्पिटल के गेट के अंदर चली गई और टैक्सी भी आगे बढ़ गई। लग्जरी होटल का प्राइवेट कमरा। तीनों दोस्त, रमन, राजेश और राजवीर, सोफे पर बैठे ड्रिंक का गिलास पकड़े हुए बिजनेस की बातें कर रहे थे। कमरे की रोशनी हल्की थी, पीछे स्लो म्यूजिक बज रहा था। राजवीर अपने टेबलेट पर नया प्रोजेक्ट दिखा रहा था। राजवीर गंभीर होकर, देख रमन, अगर हम ये डील पकड़ लें तो अगले 3 साल तक हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राजेश भी बीच में बोल पड़ा, हाँ, और इस वक्त कोई रिस्क नहीं लेना। यह मौका हाथ से गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन रमन का ध्यान कहीं और था। वह बार बार दरवाजे की ओर देखता और फिर खिड़की से बाहर झांकता। राजवीर हैरानी से, अरे भाई, तू सुन भी रहा है या नहीं? कहाँ खोया पड़ा है तू? रमन ने गहरी सांस ली और कहा, जब मैं यहाँ आ रहा था तभी एक लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैंने उसे ठीक से देखा नहीं, लेकिन उसकी आवाज, उसकी आंखें, उसकी चाल, कुछ तो था उसमें। राजवीर और रमन दोनों से ध्यान से घूरने लगे। राजेश मजाक उड़ाते हुए, वाह, हम यहाँ करोड़ों की डील की बातें कर रहे हैं और साहब को बस लड़की की झलक दिख रही है। तू कभी नहीं सुधरेगा राजेश। रमन ने चिढ़ते हुए कहा, मजाक मत उड़ाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे पूरा यकीन है कि वो वही थी, वही बेंगलुरु वाली लड़की। यह सुनकर राजेश और राजवीर दोनों सन्न रह गए। उनकी आंखों में एक ही पल में हैरानी और डर की झलक आ गई।
रमन गंभीर होकर, देखा ना तुम दोनों ने, तुम्हारे चेहरे बदल गए, इसलिए कह रहा था कि ये मामूली बात नहीं है। दोनों कुछ देर तक चुप रहे, फिर अचानक जोर जोर से हंस पड़े। रमन हैरान होकर, हंस क्यों रहे हो? मैं सीरियस हूँ। राजेश धीरे से लेकिन ठंडी हंसी के साथ, मुंबई में हैं हम, और तुझे लगता है कि वो यहाँ आ सकती है? भूल गया क्या उस रात क्या हुआ था? रमन की सांसें भारी होने लगीं। राजवीर आंखें सिकोड़ते हुए, उस रात खून, आग और चीखें। उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी, और अगर बच भी गई होगी तो हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। वह अजीब तरह से मुस्कुराया और राजेश के करीब झुककर बोला, फुसफुसाते हुए, अगर सचमुच वो है तो फिर से वही रात याद करवा देंगे। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। तभी अचानक राजेश ने माहौल हल्का करने के लिए ताली बजाई। राजेश, ओए अब ये बोरिंग बातें बंद कर, आज तेरे लिए जबरदस्त पार्टी रखी है। इतना कहते ही दरवाजा खुला और अंदर 3 खूबसूरत लड़कियां दाखिल हुईं। उनकी हंसी और खुशबू ने कमरे का माहौल ही बदल दिया। राजवीर ने एक लड़की का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती रमन की तरफ धकेला। राजवीर मुस्कुराते हुए, चल अब उस पुरानी भूतनी को भूल जा, जो सामने है उसी का मजा ले। राजेश ने भी दूसरी लड़की को अपनी ओर खींच लिया और बोला, जिंदगी में सिर्फ काम और डर नहीं होता राजेश, थोड़ा मजा भी लेना सीख। रमन सामने आई लड़की को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे वही चेहरा, वही चीख, वही बेंगलुरु वाली रात घूमने लगी थी। उसका हाथ लड़की के हाथ से छुआ, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर फिर से उठ खड़ा हुआ। दूसरी ओर जब वर्षा हॉस्पिटल पहुंची, तब तक उसके पापा का ऑपरेशन पूरा हो चुका था। रेशमा जी वेटिंग चेयर पर बैठी थी, थके हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। नर्स ने कहा, अभी मरीज को वार्ड में शिफ्ट करने में समय लगेगा। तब वर्षा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ चलो थोड़ी देर कैंटीन चलते हैं, आप पूरे दिन से कुछ खाई नहीं। रेशमा जी ने पहले मना किया, पर बेटी के जोर देने पर मान गई। कैंटीन में बैठकर वर्षा ने उन्हें खाने के लिए मजबूर किया। वह खुद भी खाने लगी, मगर अंदर से जानती थी वह तो खाकर आई थी, लेकिन माँ के सामने झूठा दिखावा करना पड़ा। दोनों वापस आकर वेटिंग चेयर पर बैठ गईं। थकान इतनी थी कि बातें करते करते उनीदापन छा गया। रात 11 बजे विशाल जी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अभी वह होश में नहीं आए थे। वर्षा और माँ दोनों ने पूरी रात वहीं कुर्सियों पर बैठे बैठे गुजार दी। अगली सुबह करीब 5 बजे अचानक विशाल जी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी हल्की सी आवाज सुनते ही वर्षा और रेशमा जी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। विशाल जी कमजोर आवाज में, वर्षा पैसों का इंतजाम कैसे किया? वर्षा के चेहरे पर पल भर को घबराहट छा गई। उसने जबरदस्ती मुस्कान की कोशिश की। वर्षा झूठी हंसी के साथ, पापा ऑफिस से लिया एडवांस में। विशाल जी ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, पर तुमने तो कल ही ज्वाइन किया है, इतनी जल्दी पैसे? वर्षा की आंखें इधर उधर घूम गईं। वर्षा, हाँ पापा, मैंने अपनी सिचुएशन बताई तो उन्होंने मदद कर दी। बदले में मुझे ओवर टाइम काम करना होगा। विशाल जी ने गहरी सांस ली। विशाल जी धीरे से, सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुझे यह सब झेलना पड़ रहा है। वर्षा ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। वर्षा रोते हुए, पापा ऐसी बातें मत कीजिए, आपने भी तो हमारी जिंदगी के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। अब आप बस आराम कीजिए। उसने उन्हें जूस पिलाया और माँ के लिए कॉफी लेकर लौटी। रेशमा जी ने बेटी को गौर से देखा। ग्रे कलर की साड़ी, बिल्कुल नई और चमकदार। कल रात की घबराहट में उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उनके मन में सवाल उठे। उन्होंने धीरे से पूछा, वर्षा, कल तुम कहाँ गई थी? और ऐसे सच धज कर, बता बेटा, तूने पैसों के लिए कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया? उनके सवाल सुनते ही वर्षा का दिल धड़क उठा। चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी डॉक्टर अंदर आ गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला, आपने कुछ खिलाया इन्हें? वर्षा जी, अभी थोड़ा जूस दिया है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर उन्हें उल्टी नहीं होती है तो आधे घंटे बाद थोड़ा खाना भी खिला सकती है। उनकी हालत अब बिल्कुल स्टेबल है। ही इज एब्सोल्युटली फाइन। वर्षा के मन का बोझ थोड़ी देर के लिए हल्का हुआ। उसने पूछा, डॉक्टर, डिस्चार्ज कब तक होगा? डॉक्टर, अभी 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर देखेंगे। जाते जाते डॉक्टर ने वर्षा को अकेले बुलाया और कहा सख्ती से, उनके सामने ऐसे मुद्दे मत छेड़ना जिससे तनाव हो, उनकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। वर्षा ने सिर हिलाया। वर्षा जी डॉक्टर, आगे से ध्यान रखूंगी। डॉक्टर से बात करने के बाद
फिर से अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ मैं घर जाकर फ्रेश होकर आप दोनों के लिए भी कपड़े लाती हूँ और ब्रेकफास्ट भी। ये कहकर वह घर के लिए निकल गई। वह घर गई, जल्दी जल्दी शावर लिया। जैसे ही कपड़े बदलने लगी उसे अर्जुन की बात याद आ गई। वह सोचने लगी, सुबह माँ ने कैसे सवाल किए थे, शुक्र है डॉक्टर आ गए, वरना क्या जवाब देती। उसने एक बैग में साड़ी रखी और दूसरे में पापा मम्मी के कपड़े। रास्ते में नाश्ता लिया और फिर हॉस्पिटल लौट आई। माँ पापा को नाश्ता देकर बोली, माँ मुझे ऑफिस जाना है, पहला दिन है, आशीर्वाद दीजिए। माँ ने माथा छुआ और आशीर्वाद दिया। पापा ने भी मुस्कुराते हुए हाथ उठाया। रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर वर्षा ने रास्ते में एक मॉल के बाथरूम में कपड़े बदले। ग्रे साड़ी पहनकर वह जैसे अर्जुन ने कहा था रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर पहुंच गई, दोनों हाथों में वरमाला लिए। वह 10 बजे से खड़ी थी। समय बीतता गया, 11 बज गए, फिर भी ना अर्जुन ना उसका पीए। उसने कई बार किरण को कॉल किया लेकिन फोन स्विच ऑफ। वह वहीं खड़ी रही, मन में तूफान उठ रहा था। क्या मैं वापस हॉस्पिटल चली जाऊं? पापा अकेले होंगे, माँ क्या सोचेंगी? लेकिन अर्जुन, अगर आज रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो? उसे अर्जुन की वो धमकी याद आ गई, अगर शादी नहीं हुई तो एक सेकंड नहीं लगाऊंगा हॉस्पिटल कॉल करने में। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह वरमाला कसकर पकड़ते हुए घड़ी की सुइयों को देखती रही और हर मिनट उसके दिल की धड़कन और बढ़ती जा रही थी। नेक्स्ट पार्ट।